आज हम कैप्टन मनोज कुमार पांडेय का सम्मान करते हैं। कारगिल युद्ध के एक सच्चे हीरो, जिनकी बहादुरी और निस्वार्थ नेतृत्व वीरता का प्रतीक बन गई। अपने युद्ध के नारे ना छोड़ने के लिए जाने जाने वाले, उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व अग्रिम पंक्ति से किया। आग के नीचे असाधारण साहस का प्रदर्शन किया। हमारे साथ जुड़ें जब हम एक युवा अधिकारी की विरासत को याद करते हैं, जिन्होंने अपने देश के सम्मान के लिए सब कुछ त्याग दिया। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम उसकी कहानी को जीवन में लाते हैं। कप्तान पांडे की लौ अभी भी हमारे दिलों में जल रही है। यह उसकी विरासत है। मैं 25 जून 1975 को सीतापुर जिले के रुद्धा गांव में जन्मा था। 4 बच्चों में सबसे बड़ा। मेरे पिता गोपी चंद लखनऊ में काम करते थे और मेरी माँ मोहिनी ने हमें प्यार और अनुशासन के साथ पाला। मेरे 2 छोटे भाई थे, मोहित और मनमोहन, और एक बहन थी, प्रतिभा। हम बहुत करीब थे। मैं हमेशा उनका ख्याल रखता था। एक लड़के के रूप में मैं ऊर्जावान और जिज्ञासु था। मेरे माता पिता ने मुझे लखनऊ के स्कूलों में दाखिला दिलाया। पहले हर्बर्ट स्कूल, फिर रानी लक्ष्मीबाई स्कूल। लेकिन जब मैंने कक्षा 7 में उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल में दाखिला लिया, तो सेना में शामिल होने का मेरा सपना वास्तव में आकार लेने लगा। मुझे खेल और प्रतिस्पर्धा बहुत पसंद थी। मैं मुक्केबाजी और यहाँ तक कि बॉडी बिल्डिंग में भी अच्छा था। मुझे याद है कि मैंने 1990 में राज्य में सर्वश्रेष्ठ एनसीसी कैडेट पुरस्कार जीता था। उन सभी शुरुआती साहस और अनुशासन के पाठों ने मुझे एक मजबूत आधार दिया। आपने सैनिक स्कूल में पवन मिश्रा के साथ एक गहरी दोस्ती भी बनाई। हाँ, पवन और मैं भाई जैसे हो गए। हमने साथ पढ़ाई की और एक दूसरे को एनडीए में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। स्कूल के बाद भी हम पत्रों के जरिए संपर्क में रहते थे। उसने मुझे बाद में बताया कि मैंने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया और मैंने अपनी छात्रवृत्ति की रकम से अपने पिता के लिए साइकिल खरीदी। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता था। मुझे अपनी माँ का भी उल्लेख करना चाहिए। वह मेरी मार्गदर्शक सितारा थीं। मैंने एक बार अपने जर्नल में लिखा, वह सितारा है जो अंधकार में चमकता है। उनके प्यार ने मुझे ताकत दी जब मैं छोटा था, और यहाँ तक कि दूर दराज जगहों में भी। क्या सैनिक स्कूल के बाद आप एनडीए और फिर आईएमए गए? हाँ, मैंने 1933 में 90वें एनडीए कोर्स में प्रवेश लिया और 1986 में उत्तीर्ण हुआ। वे साल मेरे जीवन के सबसे कठिन और सबसे अच्छे थे। प्रारंभिक अभ्यास, शैक्षणिक परीक्षाएं, शारीरिक प्रशिक्षण, लेकिन मैं उनसे फले फूले। एनडीए ने मुझे नेतृत्व और मित्रता सिखाई। फिर मैं देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल हुआ। मैं 7 जून 1947 को 111 गोरखा राइफल्स में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त किया। मेरी उम्र लगभग 22 साल थी और सेना अधिकारी के रूप में सेवा करने का गर्व महसूस कर रहा था। मेरी सर्विस चयन बोर्ड की इंटरव्यू के दौरान मुझसे पूछा गया, आप सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं? मैंने जवाब दिया, मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूं। यह बोलना साहसिक था, लेकिन मैं अपने उद्देश्य को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था। उन शब्दों के प्रति सच्चा। मैंने परम वीर चक्र अर्जित किया। हालांकि दुख की बात है कि मैं इसे व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं कर सका। मैंने खुद से कहा कि भले ही मैं गिर जाऊं, लेकिन लक्ष्य इसके लायक था, और मैंने कभी भी अपने आप से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा। और आपकी पहली पोस्टिंग्स? आईएमए के बाद मैं कश्मीर घाटी में तैनात हुआ, फिर सियाचेन ग्लेशियर में। हर तैनाती ने मुझे नई सीख दी। सियाचेन में 18,000 फीट की ऊंचाई पर मैंने हड्डियों को कंपाने वाली ठंड में सहन शक्ति सीखी। उन शांत बर्फीली रातों में हमने एक दूसरे का साथ दिया और जो भी अगला कदम था उसके लिए तैयार हुए। 1998 में पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ रहा था। यदि युद्ध छिड़ता है तो मैंने तुरंत स्वयं सेवक बनना चाहा। मेरे मित्र पवन ने मुझे जाने से मना किया। वह मेरी चिंता कर रहा था, लेकिन मेरे लिए इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं था कि मैं अपने देश की सेवा करूं। अपने व्यक्तिगत दर्शन के बारे में हमें बताएं। एक नेता के रूप में आपको क्या प्रेरित करता है? मैं निस्वार्थ सेवा में विश्वास रखता था। अपने डायरी में मैंने लिखा, कुछ लक्ष्य इतने मूल्यवान हैं कि असफल होना भी गर्व की बात है। मेरे लिए
राष्ट्र की सेवा करना और दूसरों की रक्षा करना किसी भी बलिदान के काबिल था। मैंने भी कसम खाई, अगर मौत मेरे खून को साबित करने से पहले आ जाए तो मैं वादा करता हूं कि मैं मौत को मार डालूंगा। मेरा मतलब था कि मैं कभी भी डर को मुझे रोकने नहीं दूंगा। मैं लड़ता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। मैं अपने पलटन के हर व्यक्ति का मूल्य समझता था। मैं अपने सैनिकों के साथ परिवार की तरह व्यवहार करता था, कैंप में मजाक साझा करता और मिशनों से पहले उनके साथ प्रार्थना करता। यदि कोई सैनिक ठंडा महसूस कर रहा होता तो मैं अपनी जैकेट दे देता। यदि वह थका हुआ होता तो मैं उसे आराम करने को कहता और खुद पहरा देता। इससे मुझे भी ताकत मिलती थी। मेरी माँ का समर्थन और मेरे परिवार का विश्वास सब कुछ था। जैसा कि मैंने कहा, वह मेरी मार्गदर्शक सितारा थीं। मैंने उनके बारे में लिखा, वह सितारा है जो अंधकार में चमकता है जब भी मैं अकेला महसूस करता था। यह मुझे याद दिलाता है कि मैंने केवल अपने सपने ही नहीं, बल्कि उनकी उम्मीदें भी संजोई हैं और दोस्ती भी महत्वपूर्ण थी। पवन ने एक बार लिखा था कि मैंने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया और दूसरों को बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया। मैंने बस ईमानदारी से जीने की कोशिश की और शायद दूसरों ने ध्यान दिया। यह मुझे अब विनम्र बनाता है। मुझे कुछ लोग द डार्क नाइट कह सकते हैं, लेकिन मैं बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। कोई भी बहादुर आत्मा अपने झंडे के लिए ऐसा ही करता। गर्मी 1999 में कारगिल में युद्ध छिड़ गया। कप्तान पांडे, क्या आप उस स्थिति का वर्णन कर सकते हैं जैसे आपने पहली बार देखा था? मई 1999 की शुरुआत तक हमें पता चल गया था कि कुछ गलत है। पाकिस्तानी सेना ने हमारे एलओसी के किनारे मुश्कोह और बटालिक जैसे सेक्टरों में हजारों सैनिकों को आतंकवादी के रूप में छुपाकर तैनात कर दिया था। वे हमारे पोस्टों और आपूर्ति लाइनों को देख रहे उच्च भूमि पर कब्जा कर रहे थे। एक बहुत ही खतरनाक स्थिति। भारत ने घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। हमारी ब्रिगेड 3rd इन्फेंट्री डिवीजन को उन ऊंचाइयों को साफ करने का कार्य सौंपा गया था। मैं 811 गोरखा राइफल्स का हिस्सा था, जो कर्नल ललित राय के अधीन थी, जो बटालिक भेजे गए पहले बटालियन में से एक था। हमें रेजर को पकड़ने का मिशन दिया गया था। जुबार टॉप, कुकारथम, खल्लुबार। विचार था कि दुश्मन को रणनीतिक चोटियों से एक एक कर बाहर निकाला जाए। यह कठिन काम था। हर ऊपर की ओर कदम का मतलब था ऊपर से दुश्मन की गोलीबारी। लेकिन हमारे आदेश थे और हम आगे बढ़े। हमारे मोड़ से पहले अन्य इकाइयों ने जंक लंगपा के माध्यम से एक गलियारा सुरक्षित कर लिया था। उसने एक रास्ता खोल दिया। फिर जून के अंत में यह हमारा मौका था खलूबर पद्मागोर रिज लाइन पर हमला करने का। हमें पता था कि इस रिज को पार करने से बटालिक में घुसपैठ का दिल टूट जाएगा। 11 जून की रात को आपके बटालियन ने जुबार टॉप पर हमला किया। कप्तान, उस लड़ाई का वर्णन करें। हमने अंधकार की आड़ में 0200 घंटे पर हमला किया। ढलान लगभग सीधी और बर्फीली थी, लेकिन हम लगातार आगे बढ़ते रहे। जब हम आधे रास्ते ऊपर पहुंचे तो लगभग भोर हो चुकी थी। हवा तेज थी और हर सांस जलती थी, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। जब हम ऊपर पहुंचे तो दुश्मन तैयार था, लेकिन मैंने फिर भी आगे बढ़कर हमारा युद्ध नारा चिल्लाया। मैं ग्रेनेड के साथ बंकर से बंकर की ओर दौड़ा। मेरे आदमी मेरे पीछे क्लोजली। टक्कर तेज और निर्णायक थी। कुछ ही मिनटों में हमने जुबार टॉप पर कब्जा कर लिया। हमने सूर्योदय से पहले लक्ष्य हासिल कर लिया था। कीमत भारी थी, लेकिन पहाड़ी हमारी थी। उस जीत ने हमें आगे आने वाले कदम के लिए प्रेरणा और आत्मविश्वास दिया। और फिर खलूबर पर हमला हुआ, जिसमें आप 5 प्लाटून का नेतृत्व कर रहे थे। आप क्या याद करते हैं? 2-3 जुलाई की रात हम चुपचाप खालूबार की ओर बढ़ रहे थे। अचानक हम दोनों ओर से भारी मशीन गन की गोलीबारी में आ गए। मैं अपने दाहिने और बाएं दुश्मनों को देख सकता था, जो हमें अंधकार में जकड़ रहे थे। प्रगति रुक गई। हम उजाले का इंतजार कर रहे थे, बिना किसी सुरक्षा के। मैंने आदेश दिए, मैं बाएं बंकर लूंगा, 2 सेक्शन दाहिने को साफ करेंगे। हम संकीर्ण रास्ते पर एक पंक्ति में आगे बढ़ रहे थे। पहला दुश्मन का बंकर ठीक सामने था। मैंने उस पर हमला किया, ग्रेनेड तैयार। हम तुरंत टकरा गए।
कुछ ही सेकंड में मैंने अपनी राइफल और बेयोनेट से 2 दुश्मन सैनिकों को नजदीक से मार गिराया। वह पहला बंकर गिर गया। मेरे सैनिक तुरंत ही दूसरे बंकर पर धावा बोल दिए, अंदर के दुश्मनों को परास्त कर दिया। तब तक मैं अपने बाएं कंधे और पैर में घायल हो चुका था। हर घाव आग की तरह महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने आगे बढ़ना जारी रखा। मैं खून में डूब गया, लेकिन मुझे अपनी वादा याद आया कि मौत को मारना उससे पहले कि वह मुझे मार दे। अगला तीसरा बंकर आया। मैंने दर्द के बावजूद उससे होकर भागा, फिर उसे साफ करने के लिए वापस एक ग्रेनेड फेंका। मैं खुले मैदान में गिर पड़ा और चौथे बंकर की ओर बढ़ा। चौथा बंकर मेरे और शिखर के बीच खड़ा था। मैंने अपनी आखिरी ग्रेनेड के साथ पूरी ताकत से दौड़ लगाई। मैंने उसे सही जगह मारा। धमाका इतना तेज था कि सुनाई देना बंद हो गया और अंदर के दुश्मन गायब हो गए। जैसे ही मैं बाहर निकला, मशीन गन की गोली का एक गोला सीधे मेरे माथे पर लगा। मैं वहीं गिर पड़ा। हर जगह खून था, लेकिन मैंने जयकारे सुने। मेरी यूनिट ने खलूबर को सुरक्षित कर लिया था। हमारी कार्रवाई के कारण सुबह तक उस चोटी पर भारतीय झंडा लहरा रहा था। हमने उस क्षेत्र में जीत हासिल की थी। उस रात मैंने अपना सब कुछ दे दिया। हमने उस चोटी पर अंतिम घुसपैठियों का अंत कर दिया। मेरा अंतिम कार्य, भले ही घाव मुझे ले गए, हमारे कंपनियों का आधार प्रदान किया। सुबह तक खलूबर हमारे हाथ में था। रात से दिन में बदलते हुए वहां लेटकर मैं कमजोर महसूस कर रहा था। मैंने वही किया था जो मैं करने आया था। मैंने खलूबर पर हमारा झंडा उठते देखा। मुझे पता था कि लड़ाई जीत गई है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, यह जानते हुए कि मेरी कुर्बानी ने जीत में मदद की। मेरी आखिरी चेतन सोच मेरे पुरुषों के लिए थी। मैंने फुसफुसाया, ना छोड़नू, उन्हें पीछे मत छोड़ो। ये मेरे अंतिम शब्द थे, एक आदेश और उन लोगों के लिए एक आशीर्वाद जिन्होंने मेरे साथ लड़ाई लड़ी। फिर मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, बस एक अभूतपूर्व शांति। मैं अपने होठों पर प्रार्थना के साथ सो गया और इस संतोष के साथ कि मैंने सब कुछ दे दिया। कैप्टन पांडेय, आपका साहस शब्दों से परे है। आप केवल 24 वर्ष के थे जब आपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, लेकिन आपकी बहादुरी का प्रभाव अनमाप्य है। आपको परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया, फिर भी आपने उपाधियों पर गर्व नहीं किया। आपने वही किया जो हम में से कोई भी करना चाहेगा, अपने झंडे के लिए जीवन न्यौछावर कर दिया। हम केवल उसी भावना के साथ जीकर आपका सम्मान कर सकते हैं, निस्वार्थ, निडर, समर्पित। आज भारत कैप्टन मनोज पांडे को सलाम करता है, एक पुत्र, एक सैनिक, एक अमर नायक। कैप्टन, आपका वंशावली कायम है। आपके नाम पर एक एनडीए साइंस ब्लॉक है, एक इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है, और यहां तक कि मनोज विहार नामक एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स भी है। ये सब आपकी याद में है। हर साल नए कैडेट आपके बलिदान के बारे में सीखते हैं। मैं हर श्रद्धांजलि से सम्मानित महसूस करता हूँ। मैं बस अपना कर्तव्य निभाने वाला एक सैनिक था। यदि युवा भारतीय मुझे देखकर गर्व और जिम्मेदारी का अनुभव करते हैं, तो मैं आभारी हूँ। लखनऊ और सीतापुर में आपके नाम पर मूर्तियां और सड़कें हैं। आपके सम्मान में आपका स्कूल एक ऑडिटोरियम बनवाया है, और द्रास में कश्मीर युद्ध संग्रहालय में भी आपका नाम एक गैलरी के रूप में है। ये श्रद्धांजलियां सुनिश्चित करती हैं कि आपकी कहानी बार बार सुनाई जाएगी। ये सम्मान हमें याद दिलाते हैं, नायक नहीं भूलते। आपका उदाहरण उन लोगों को प्रेरित करता रहेगा जो सेवा करते हैं और जो स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। कैप्टन मनोज कुमार पांडे की कहानी हमें याद दिलाती है कि एक सच्चे सैनिक की आत्मा साहस और बलिदान में जीवित रहती है। यदि उनकी यात्रा आपको प्रेरित करती है, तो इस एपिसोड को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आइए सुनिश्चित करें कि उनके समर्पण और बहादुरी का उदाहरण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश स्तंभ बने। जय हिंद। भारत माता की जय।